अंडर वाटर मनी बस रोबोट। पंकज और किशोर नाम के दो दोस्त थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे पर उनके पास कोई काम नहीं था। एक दिन पंकज किशोर से कहता है, अरे किशोर, आजकल नौकरी की बड़ी दिक्कत चल रही है। नौकरियां आसानी से नहीं मिल रही है, तो क्यों ना हम मेरे दादाजी की पुरानी बस चलाकर अपना गुजारा करें। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही आइडिया है पंकज। हमें किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा, हम खुद का ही काम करेंगे। चलो पहले हम उस बस को अच्छे से ठीक कर लेते हैं। ये सोचकर दोनों भी पुरानी बस को लेकर एक मैकेनिक के पास ले जाते हैं। वो मैकेनिक उसका अच्छे से रिस्टोरेशन करता है और उस पुरानी बस को नए में बदल देता है। दोनों भी दोस्त बस को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे लेकर बस अड्डे पर चले जाते हैं। वहां बस अड्डे का सुपरवाइजर मदन पंकज और किशोर से कहता है, तुम्हें ये अपनी बस चलानी है तो अपनी कमाई का आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो अपनी बस यहाँ से ले जाओ। अरे वाह, ये कैसी दादागिरी है। मेहनत करे हम और आधा हिस्सा तुम्हें क्यों दे। मैं तो यही से बस चलाऊंगा, देखता हूं कि कौन रोकता है मुझे। पंकज अपनी बस को वही खड़े रखता है। किशोर उसे आवाज देने लगता है, आओ आओ, शहर जाने के लिए बस तैयार है, चलो चलो चलो, 50 रुपए में, 50 रुपए में, जल्दी करो। इस तरह किशोर आवाज देते ही यात्री बस में बैठने लगते हैं। मदन बस को रोकने के लिए बस के सामने खड़ा हो जाता है। तब पंकज उसे कहता है, देखो मदन, तुम हमारे बीच में मत आओ, मुझे मेरा काम करने दो। हट जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर से बस चला दूंगा। अबे अगर तुझ में इतना दम है तो चला के दिखा, बड़ा आया बस मेरे ऊपर से चलाने वाला। ऐसा कहकर मदन बस के सामने खड़ा रहता है। पंकज भी बड़ा धीट था। वो बस को स्टार्ट करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है। तभी मदन डर के मारे सामने से हट जाता है। पंकज उसे चिढ़ाते हुए वहां से बस आगे ले जाता है, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन में सोचता है, आज के बाद तुम दोनों अपनी बस को ढूंढ भी नहीं पाओगे। ऐसा हाल करके रख दूंगा तुम्हारी बस का कि मेरे सामने खड़े रहने की तुम्हारी भी हिम्मत नहीं होगी। उस दिन भर किशोर और पंकज दोनों भी बस चलाकर अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और वापस आकर अपनी बस को बस अड्डे पर लाकर रख देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। बस इसी बात का फायदा उठाते हुए मदन उनकी बस को लेकर नदी के पास जाता है। वो पहले गुस्से से बस को तोड़ने फोड़ने लगता है और बाद में बस को नदी में फेंक देता है। दूसरे दिन जब पंकज और किशोर बस अड्डे पर आते हैं, तब अपनी बस को वहां ना पाकर वो मदन के पास जाते हैं और उससे पंकज कहता है, अरे मदन, मेरी बस कहाँ है? आखिर तुमने क्या किया मेरे बस के साथ? अरे मुझे क्या पता तुम्हारी बस कहाँ है। मैं तो सुबह से यहाँ आया हूँ, मैंने तो तुम्हारी बस नहीं देखी। और हाँ, बिना सबूत के तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर तुम्हें फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाओ पुलिस में और अपने बस गुम होने की कंप्लेंट कर दो। इस तरह पंकज और किशोर दोनों भी परेशान होकर बस को ढूंढने लगते हैं। वो पुलिस में जाकर कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन पुलिस भी उनकी बस को ढूंढ नहीं पाते। कुछ दिन ऐसे ही चले जाते हैं। एक बार वो नदी के पास बैठे आगे की जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं कि तभी उन्हें नदी के पानी के अंदर से कांच की रोशनी दिखाई देने लगती है। उसे देखकर किशोर कहता है, अरे पंकज, वो देख, पानी में किसी चीज से रोशनी टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही है। वहां पर जरूर कुछ है। मुझे तो लगता है हमारी बस ही है वहां पे। चलो जाकर देखते हैं। हाँ रे, मुझे तो मदन पर ही शक है। चलो पहले पानी में अपनी बस को ढूंढते हैं, बाद में उस मदन को सबक सिखाएंगे। किशोर और पंकज पानी में बस को ढूंढने जाते हैं तो आखिरकार उन्हें उनकी बस मिल जाती है। वो बस को एक क्रेन की मदद से नदी के पानी से बाहर निकालता है। तब पंकज और किशोर दोनों की बस की टूटी फूटी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी पंकज को याद आता है कि उसका एक दोस्त बहुत ही बड़ा मैकेनिकल इंजीनियर था। वो उसे बुलाता है और उसे ही अपनी बस का रिस्टोरेशन करने के लिए कहता है। उधर ये बात मदन को पता चलती है और वो सोचता है,
अरे आखिर उन दोनों को वो बस मिली कैसे? अब वो दोनों मुझे नहीं छोड़ेंगे। गांव में वो सबको मेरे खिलाफ भड़का देंगे। नहीं नहीं, इससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। उधर उन दोनों का दोस्त बस का रिस्टोरेशन करता है और उस बस को एक मनी बस रोबोट में बदल देता है। अपनी पुरानी बस का नया रूप देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तब पंकज उसे कहता है, धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी वजह से हमारी बस नई टेक्नोलॉजी वाली बन गई है। तुमने इसे मनी बस रोबोट बनाकर बहुत अच्छा किया। अब तो हमारी बस को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इस तरह दोनों भी खुशी के साथ मनी बस रोबोट को लेकर गांव में आते रहते हैं कि उनके सामने मदन के गुंडे आ जाते हैं। मदन के गुंडे फिर से मनी बस पर हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी मनी बस एक रोबोट में बदल जाता है और वो रोबोट उन सब को मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर वो मदन के पीछे पड़ता है और वो मदन को पकड़कर सीधा पुलिस स्टेशन में फेंक देता है, जहां मदन रोबोट से बचने के लिए अपना गुनाह कबूल करता है। इस तरह से रोबोट की मदद से पंकज और किशोर के बीच का कांटा निकल जाता है। उस दिन के बाद गांव में सिर्फ पंकज और किशोर की ही बसें चलती है। इस तरह वो दोनों बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं और गांव में मनी बस की सेवा भी देते हैं और दोनों आराम की जिंदगी बिताने लगते हैं। सुपर रोबोट रिमोट कंट्रोल कार। सुंदरपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक कार मैकेनिक रहता था। उसका एक खुद का शेड था। उसे एक सोहन नाम का बेटा था जो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रहा था। सोहन पढ़ाई के साथ अपने पिताजी के शेड में एक रिमोट कंट्रोल कार बना रहा था। एक दिन जब सोहन अपनी कार पर काम कर रहा था, तब मोहन कहता है, बेटा सोहन, तुम्हारी कार बहुत ही अलग दिख रही है। इतनी सारी कार्स आज तक रिपेयर की, पर ऐसी नहीं देखी कभी। हाँ पापा, मैंने इसमें कुछ एडवांस फ्यूचर डाले हैं। ये कार मैं लोगों के भलाई के लिए बना रहा हूँ। बस आखिरी टच देना बाकी है। मोहन को अपने बेटे पर बड़ा नाज था। अपने बेटे को शाबाशी देकर मोहन अपने काम पर लग जाता है। सोहन भी अपना काम कर रहा होता है कि अचानक उसे कुछ शोर सुनाई देता है। गांव के बैंक में डाकू ने हमला किया था। पुलिस तुरंत बैंक में डाकू को पकड़ने के लिए आती है, पर डाकू चोरी करके खुद को बचाने के लिए बैंक में आए हुए एक कस्टमर के बच्चे को पकड़ लेते हैं। और पुलिस से कहते हैं, हमें यहाँ से सही सलामत बाहर जाने दो, नहीं तो इस बच्चे को मार डालेंगे और कोई चालाकी की तो लाशों के ढेर गिरा दूंगा। पुलिस सोच में गिर जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी एक हवालदार कहता है, सर, हम लोगों के जान से खेल नहीं सकते। हमें इन डाकुओं को जाने ही देना पड़ेगा। शिट, और कर भी क्या सकते हैं। काश मेरे पास एक सुपर रोबोट होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तभी वहां पर सोहन अपनी बनाई हुई कार में आता है। वो कार से उतरकर एक रिमोट निकालता है और उसका बटन दबाता है। बटन दबते ही वो कार एक सुपर रोबोट में बदल जाती है और सोहन उस रोबोट को डाकू को पकड़ने का ऑर्डर देता है। उस रोबोट को देखकर डाकू डर जाते हैं। पहली बार रोबोट को देखकर डाकू भागने लगते हैं, पर रोबोट उन डाकुओं को पकड़कर पीटने लगता है। और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस कहती है, थैंक यू सुपर रोबोट, और सोहन तुम्हारा भी, नाइस जॉब। पुलिस डाकुओं को पकड़कर ले जाती है। बच्चों को तो रोबोट पसंद ही रहते हैं। ऊपर से वो कार ट्रांसफॉर्म होकर एक रोबोट में बदल जाती थी, जैसे वो पिक्चर में देखते थे। सब कुछ सामने इस तरह से होता देख वो बच्चे भी बहुत खुश होकर रोबोट के पास आकर नाचने लगते हैं। वो रोबोट भी उन बच्चों को उठाकर नाचता है। गांव के लोग तालियां बजाकर सोहन का धन्यवाद करते हैं। सोहन अपना रिमोट का बटन दबाने ही वाला होता है कि तभी एक बच्चा आता है और वो कहता है, भैया भैया, थोड़ी देर और रुको ना, बड़ा मजा आ रहा है।
बच्चों को खुश देखकर थोड़ी देर सोहन अपनी सुपर रोबोट रिमोट कंट्रोल कार को वहीं रोक देता है और थोड़ी देर के बाद वहां से चला जाता है। सोहन अपनी रोबोट से गांव वालों की मदद करने लगता है। किसी चोर को पकड़ना हो या किसी टाइप का रेस्क्यू करना हो। धीरे धीरे सुपर रोबोट की बात शहर में फैल जाती है। ये बात माफिया के सरदार बबन को पता चलती है। वो अपने बाकी साथीदारों से कहता है, ये सुपर रोबोट कार तो हमारे बड़े काम की है। मुझे उस सोहन से मिलना पड़ेगा, उसके रोबोट का सौदा करने और उसे हासिल करने के लिए। जाकर अभी उसका पता ढूंढ ले आओ। बबन के आदमी सोहन का पता ढूंढ कर लाते हैं। बबन सोहन से मिलने उनके घर जाता है, जहां पर वो कार रखी हुई रहती है। कार को वो देखता है और सोहन को बुलाकर कहता है, सोहन, तुम्हारे इस कार रोबोट के बारे में मैंने बहुत सुना है। ये कार रोबोट तुम मुझे बेच दो, मैं इसके तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा और तुम्हें माला माल कर दूंगा। सोहन को समझते हुए देर नहीं लगती कि वो एक माफिया है और सोहन उसे कहता है, तुम जैसे चोर और डाकू के लिए नहीं बनाई मैंने ये कार रोबोट। ये तो देश के सेवा के लिए है और मुझे मेरी कार का कोई सौदा नहीं करना। तुम मुझे मना कर रहे हो, जानते हो इसका क्या नतीजा होगा। तुम जैसे भागड़ बिल्लियों से मुझे डर नहीं लगता। चलो जाओ बे यहाँ से। बबन को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है और वो अपने साथियों से कहता है, अरे देख क्या रहे हो, अपने बॉस का इतना अपमान हो रहा है और तुम सब देख रहे हो, मारो इसे। बबन के ऐसा कहते ही बबन के साथी सोहन को मारने आते हैं, पर सोहन जल्दी से अपनी सुपर कार का रिमोट निकालकर उसका बटन दबाता है। बटन दबाते ही सुपर कार एक रोबोट में बदल जाती है और सोहन को मारने आए हुए लोगों पर पलटवार करने लगता है। बबन के लोग रोबोट पर गोलियां चलाते हैं, पर उसका असर रोबोट पर नहीं होता। फिर क्या, रोबोट एक एक को पकड़कर दूर दूर फेंक देता है। कोई किसी के घर के छत पर गिरता है तो कोई पेड़ पर लटक जाता है। रोबोट से वो मुकाबला नहीं कर पाते और वहां से भाग जाते हैं। रोबोट फिर से कार बन जाता है। इधर बबन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इस सोहन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर कैसे, समझ नहीं आ रहा है कि सोहन के रोबोट का कैसे मुकाबला करूं। तभी बबन का एक साथीदार उसे कहता है, सर, ईंट का जवाब पत्थर से दो। मतलब हम भी एक रोबोट बनाते हैं सोहन के रोबोट से मुकाबला करने के लिए। बबन को यह सुझाव बड़ा पसंद आता है। वो एक साइंटिस्ट से अपने लिए एक रोबोट बना कर लाता है। एक दिन सोहन अपनी सुपर कार से जाते रहता है कि तभी अचानक से एक और रोबोट उसके सामने आता है। वो अपनी कार रोककर उसे देखता है। बबन अपने साथियों के साथ उसे कहता है, अब मेरे रोबोट से बचकर दिखा। अगर तुम्हारा ये रोबोट मेरा नहीं होगा तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा, तुम्हें और तुम्हारे रोबोट को भी। अच्छा, तो खुद सामना नहीं कर सकता इसलिए रोबोट लेकर आया है, वो भी मेरे रोबोट से लड़ने के लिए। पहले ही बता रहा हूँ, चुपचाप निकल जा, क्योंकि मेरा रोबोट अलग है। तुम्हारे इस रोबोट को 2 मिनट में ढेर कर देगा। लेकिन वो बबन सोहन की बात सुनता नहीं और रोबोट को सोहन के रोबोट के ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है। तभी सोहन भी अपने कार को रिमोट का बटन दबाकर रोबोट में परिवर्तित करता है। उन दोनों के बीच काफी लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें लड़ते लड़ते बबन का रोबोट बहुत खराब हो जाता है। सोहन तभी पुलिस को फोन कर लेता है। पुलिस के आते आते सोहन का रोबोट बबन के रोबोट को पूरी तरह तहस नहस कर देता है। पुलिस आकर बबन को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। इस तरह सोहन पुलिस की और गांव वालों की मदद करके अपनी जिंदगी खुशहाली से बिताने लगता है।